नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शिक्षक भर्ती व्यायाम 2019, शिक्षक भर्ती कृषि विषय 2019, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला 2019 और व्याख्याता भर्ती गणित 2019 में पूछे गए इंग्लिश के पीवाई की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एन। इसका मतलब है कि जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट का मतलब होता है कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता जो सामाजिक या राजनीतिक बदलाव के लिए काम करते हैं उनको कार्यकर्ता कहा जाता है। ऑप्शन बी में है एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है तपस्वी, यानी जो सन्यासी होते हैं वो। और ऑप्शन थर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, ये है AESTHETIC। एस्थेटिक इस तरह से लिखा जाता है और इसका मतलब जो है सौंदर्य, सौंदर्य से संबंधित होता है या सौंदर्य कला होता है। तो ये तीनों भी नहीं है। और ऑप्शन लास्ट है एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। तो यही इसका राइट आंसर है। जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गर्ल रोज टू फ्रेम बिकॉज ऑफ हर पेंटिंग्स हियर रोज मीन्स। इसका मतलब है कि लड़की अपनी पेंटिंग के कारण प्रसिद्ध हुई है ना। फेम मतलब प्रसिद्ध। तो लड़की अपनी पेंटिंग के कारण प्रसिद्ध हुई और यहाँ पर बताना है कि रोज जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर ये जो रोज है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। राइज वर्ब होता है राइज और इसका मतलब होता है उठना या बढ़ना और उसका सेकंड फॉर्म होता है रोज। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है रोज। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है वर्कड हार्ड। तो इसका मतलब है कड़ी मेहनत की। तो ये तो नहीं है। सेकंड है गॉट अप, यानी गेट अप का सेकंड फॉर्म है गेट अप यानी उठना या जागना। तो ये गॉट अप यानी उठ गई। ठीक है, तो ये भी नहीं लग रहा है। ऑप्शन सी है ग्रीव टू अ ग्रेट हाइट, यानी एक महान ऊंचाई या बड़ी ऊंचाई तक बढ़ना। तो यही इसका राइट आंसर है। यहाँ पर रोज का मतलब है कि अपने प्रसिद्धि के कारण वो एक बहुत ऊंचाई पर पहुँच गई या बढ़ गई। तो रोज का मीनिंग है ये वाला ऑप्शन सी। और डी है स्मेल्ट लाइक अ रोज, यानी गुलाब की तरह महकना। तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। यह एक कहावत है और यहाँ पर आएगा 9। ठीक है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मतलब है कि समय रहते अगर छोटी सी समस्या का समाधान कर लिया जाए तो अधिक हानि से बचा जा सकता है। ठीक है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका मतलब है स्टिच, स्टिच का मतलब टाँका। ठीक है, जैसे कपड़े फट गए हैं मान लो, तो शुरू में ही आप एक टाँका मार लेते हैं। अगर छोटा सा कटा है एक टाँका मार लेते हैं तो वो कपड़ा और नहीं फटेगा। लेकिन आप जितना देर लगाएंगे तो वो जो फटा हुआ कपड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपको फिर बाद में अगर सिलाई करेंगे उसको तो आपको बहुत अधिक टाँके लगाने पड़ेंगे वहाँ पर। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है अ स्टिच इन टाइम, यानी समय पर एक टाँका सेव्स 9, 9 टाँके की बचत कर देता है। इसका मतलब समय रहते अगर काम कर लिया जाए तो बड़ी हानि से बचा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द मनी ब्लैंक बाई मी टुमारो। अब यहाँ पर कौन सा आएगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बाई मी दिया है। तो बाई मी दर्शाता है कि ये जो है पेसिव का सेंटेंस है। ठीक है, तो ये पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। और यहाँ पर टुमारो, तो टुमारो मतलब आने वाला कल, आने वाला कल। तो आने वाला कल दर्शाता है कि ये फ्यूचर टेंस है। आने वाला मतलब फ्यूचर। ठीक है, तो ये पेसिव सेंटेंस है और ये फ्यूचर का सेंटेंस है। तो यहाँ पर फ्यूचर वाला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं विल बी विथड्रॉन। विथड्रॉ लगेगा तो पेसिव का सेंटेंस है तो इसका मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो विथड्रॉन यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है और विल के साथ बी लगता है पेसिव में।
अगर फ्यूचर का सेंटेंस है और उसका पेसिव बनाते हैं तो विल के बाद बी लग जाता है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। बी क्यों गलत है? क्योंकि विल के साथ विथ ड्रू यानी ये सेकंड फॉर्म लग गया है वर्ब का, और विल के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगता। साथ में ये पेसिव भी नहीं है, बी भी इसमें नहीं है, और सी में भी विल है, उसके बाद ये थर्ड फॉर्म आ गया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो विथ ड्रॉन। तो विल के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आता, विल बी के बाद भले ही आ जाएगा। और ऑप्शन डी में विल के बाद विथ ड्रॉ यानी ये है फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, तो विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन ये क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है और हमको क्या चूज़ करना था, इसका पेसिव चूज़ करना है। ठीक है, तो ये तो पेसिव नहीं है, ये एक्टिव फॉर्म है इसका। फिर नेक्स्ट है सी रैन ब्लैंक द हाउस टुवार्ड्स द स्ट्रीट। यहाँ पर क्या आएगा हमको बताना है, आउट ऑफ, इनटू, आउट या ऑफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं टुवार्ड्स द स्ट्रीट। टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, यानी वह सी रैन, रैन यानी सेकंड फॉर्म है, तो सी रैन वह दौड़ी टुवार्ड्स स्ट्रीट यानी गली की ओर, स्ट्रीट यानी गली की ओर, तो गली की ओर दौड़ी, इसका मतलब यहाँ पर हाउस है तो घर से बाहर की ओर दौड़ी। ठीक है, गली की ओर दौड़ी मतलब घर से बाहर की ओर दौड़ी, तो यहाँ पर आएगा आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब से बाहर, तो आउट ऑफ द हाउस यानी घर से बाहर की ओर दौड़ी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनटू, इनटू क्यों नहीं होगा, तो इनटू का मतलब अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर, और आउट, आउट मतलब बाहर, यानी यहाँ पर ऑफ लगाना पड़ेगा इसमें, और ये तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल फिल करना है यहाँ पर। आई कांट लिव ऑन ब्लैंक $500 अ मंथ। इसका मतलब है आई कांट लिव यानी मैं नहीं रह सकता, ऑन $500 अ मंथ यानी एक मंथ में $5000 के बिना मैं नहीं रह सकता। तो यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है। यहाँ पर हम देखते हैं $500 आ गए हैं, डॉलर्स मतलब ये एक से ज़्यादा है, प्लूरल हो गया, तो एक से ज़्यादा है तो ए और एन तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ए और एन का मतलब एक होता है और ये सिंगुलर के लिए आता है, तो यहाँ पर डॉलर्स हो गया है, तो ये दोनों तो आएगा ही नहीं इसमें। इसमें आएगा बी या फिर डी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बी को, द दिया है यहाँ पर, तो द जो है ये किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो जब हम किसी निश्चित राशि या फिर संख्या की बात करते हैं, यहाँ पर राशि की बात हो रही $500, तो सामान्य तौर पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एक बार और कर चुके हैं हम इसको, ये रिपीटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं फेमिनाइन जेंडर ऑफ फॉक्स। फॉक्स यानी लोमड़ी, इसका फेमिनाइन जेंडर हमको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है गूज। गूज ये जो है गेंडर, गेंडर, गेंडर का मतलब होता है हंस, तो ये हंस का फेमिनाइन है गूज। ठीक है, यानी ये हंसिनी है, गूज का मतलब हंसिनी। फिर है विक्सेन। विक्सेन जो है ये फॉक्स का फेमिनाइन है, तो यही इसका राइट आंसर है। ये फॉक्स मतलब लोमड़ी और विक्सेन उसका फीमेल लोमड़ी। ठीक है, ऑप्शन सी में है फॉक्सेन, तो फॉक्सेन जैसा कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। और ऑप्शन डी में है मेयर। मेयर का मतलब होता है घोड़ी, और ये जो है हॉर्स का फेमिनाइन है। फिर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल। यहाँ भी हमको आर्टिकल फिल करना है। दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन ब्लैंक माउंटेन्स, यानी वे सामान्य तौर पर या आम तौर पर अपना हॉलीडे माउंटेन में यानी पहाड़ियों पर स्पेंड करते हैं, बिताते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर फिर वही बात हो गई, माउंटेन्स दिया है, इसका मतलब एक से ज़्यादा माउंटेन। ठीक है, तो ए और एन यहाँ पर फिर नहीं होगा, क्योंकि ए और एन को जो है एक के संदर्भ में लगाया जाता है। ठीक है, और एन तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि माँ से शुरू हो रहा है ये माउंटेन, और माँ जो है व्यंजन है, और जहाँ व्यंजन होता है वहाँ पर ए लगता है। ठीक है, और जहाँ पर स्वर ध्वनि होता है वहाँ पर एन लगता है।
तो यहाँ पर माउंटेन्स हो गया है, इसलिए ए और एन तो यहाँ लगेगा ही नहीं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द। ठीक है, नेक्स्ट है द फेमिनाइन जेंडर ऑफ ड्रेक, और यहाँ पर ड्रेक का मतलब होता है नर बतख, नर बत्तख। बी का मतलब होता है मादा मधुमक्खी, और नर मधुमक्खी को कहते हैं ड्रोन। तो ये नर मधुमक्खी है ड्रोन, और मादा मधुमक्खी बी। डो किसको बोलते हैं? तो जो मादा हिरण होती है, मादा हिरण, उसको डो बोलते हैं, और नर हिरण को बोला जाता है बक। और ऑप्शन सी है डक। डक कहा जाता है मादा बत्तख को, तो इसी को पूछा गया है, यही हमारा राइट आंसर है। ड्रेक का फेमिनाइन है डक। ऑप्शन डी में है हेन। हेन यानी मुर्गी, और मुर्गा को बोला जाता है कॉक, कॉक या फिर रूस्टर, ये दोनों बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल, यहाँ भी आर्टिकल भरना है। सी इज़ अ ब्लैंक वेजिटेरियन, यानी वह एक वेजिटेरियन है। यहाँ पर वेजिटेरियन शब्द ए वह से चालू हो रहा है, और वह क्या है? वह एक व्यंजन है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? ए लगेगा, क्योंकि ए जो है व्यंजन से शुरू होता है, उनके साथ लगता है। एन स्वर ध्वनि से चालू होता है, उसके साथ लगता है। और द जो है किसी निश्चित या फिर स्पेसिफिक वस्तु के लिए लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कि जब हम किसी की पहचान या फिर श्रेणी बताते हैं, जैसे कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ पर टीचर के पहले हमने ए लगाया है। इसी तरह से सी इज़ अ वेजिटेरियन, हम उसकी पहचान बता रहे हैं कि वह क्या है? वेजिटेरियन है। सी इज़ अ वेजिटेरियन। तो किसी का भी हम पहचान या फिर श्रेणी जब बताते हैं तो वहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द चेंज ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर बनाना है, और हमको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। सेंटेंस दिया हुआ है, माई अंकल सेड टू मी, मेरे अंकल ने मुझसे कहा, हाउ इज़ योर स्टडीज़ गोइंग ऑन नाउ, यानी आजकल तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। इस सेंटेंस को हम देखते हैं तो ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है, यानी क्वेश्चन वाला है, प्रश्नवाचक है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी ये जो सेड टू है, ये बदल के हो जाता है आस्क्ड, तो ये आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, तो माई अंकल आस्क्ड मी। उसके बाद यहाँ पर कॉमा को हम हटा देते हैं, और ये जो WH क्वेश्चन रहता है इसको कनेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं, इसके बाद कंजक्शन के रूप में, यानी संयोजक के रूप में यूज़ करते हैं। तो माई अंकल आस्क्ड मी, उसके बाद हाउ। उसके बाद इधर के जो सेंटेंस है इसको हम सिंपल सेंटेंस में लिख देते हैं, और यहाँ पर इसके टेंस को भी बदलेंगे। तो टेंस यहाँ पर इज़ गोइंग है। ठीक है, तो इज़ गोइंग का हो जाएगा वाज गोइंग। तो माई अंकल आस्क्ड मी हाउ माई स्टडीज़, योर स्टडीज़ का माई स्टडीज़ हो जाएगा माई स्टडीज़ वर, और यहाँ पर स्टडीज़ है। ठीक है, तो स्टडीज़ जो है प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर वर लगाया। तो वाज या वर, सिंगुलर रहे तो वाज लगाना है, प्लूरल रहे तो वर। तो इसीलिए इज़ का क्या हो गया? वर गोइंग ऑन। और ये जो नाव है इसका यहाँ पर हो जाएगा देन, क्योंकि नाव को देन में बदल देते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर एक तो नाव को नाव रखा गया है, और दूसरा चीज़ हाउ योर स्टडीज़, यहाँ पर वाज या वर नहीं लगाया गया है, सीधा सीधा इसको लिख दिया गया है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर है माई अंकल आस्क्ड मी हाउ माई स्टडीज़ इज़, यहाँ पर इज़ गोइंग दे दिया है, जबकि हमको इसको पास्ट करना था, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर क्यों गलत है? दैट लगा दिया है एक तो, हाउ माई स्टडीज़ और आर दे दिया है, जबकि लगना है वर, तो इसलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, डोंट मेक अ नॉइस, यानी हल्ला मत करो या शोर मत मचाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला जो सेंटेंस है ये कौन सा है? तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है।
इम्परेटिव इसको बोला जाता है आज्ञावाचक, आज्ञावाचक। और इसके अंतर्गत कई चीज़ आता है, ऑर्डर वाला भी आएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट वाला भी आता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर कमांड वाला भी आता है इसी में। और इसी के अंतर्गत निषेधात्मक वाला भी आता है, ठीक है, निषेधात्मक। तो ये सारे जो सेंटेंस है ये क्या कहलाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो यह एक इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और चूंकि यहाँ पर क्या आया है, डोंट आया है, इसलिए ये क्या है, ये निषेधात्मक वाला इम्परेटिव है। तो इम्परेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, इसको जो है आस्क्ड या फिर टोल्ड या फिर ऑर्डर्ड, इसमें बदला जाता है। तो इसको हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड देम या फिर ही टोल्ड देम या फिर ही ऑर्डर्ड देम, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन में तो है आस्क्ड देम है, टोल्ड देम भी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब में ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो निषेधात्मक सेंटेंस है, जैसे यहाँ पर डोंट है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉट टू का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें दैट वगैरह नहीं लगाते हैं। तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड देम और उसके बाद नॉट टू लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में दैट लग गया है, इसलिए इसको गलत कर देंगे। और ऊपर से डोंट लगा दिया है, यानी सेम टू सेम उतार दिया है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ भी डोंट लगा दिया है, सेम टू सेम उतार दिया है, तो ये भी गलत है। और यहाँ पर दैट लगा दिया है, ऊपर से शुड नॉट अलग से जोड़ दिया है, जबकि इसमें शुड नॉट लगेगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइस, ठीक है। तो इसमें दो ही चीज़ करते हैं, ये जो सेड टू है इसको या तो आस्क्ड में या फिर टोल्ड में या फिर ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। और जो निषेधात्मक सेंटेंस है, या चाहे डोंट हो, चाहे डजंट हो, चाहे डिडंट हो, है ना, तो उसके जगह में नॉट टू का यूज़ करते हैं, दैट वगैरह नहीं लगाते और बाकी चीज़ों को सेम टू सेम लिख देते हैं। तो इस तरह से इसमें दो ही याद रखना है, आपको नॉट टू यूज़ करना है और सेड टू को हटा के आस्क्ड या टोल्ड या ऑर्डर्ड में बदल देना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू चेंज इन वॉइस। अब ये जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस से संबंधित है। तो यहाँ पर दिया है सेंटेंस, हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर, यानी तुमको ये लेटर तैयार करने के लिए किसने कहा। यहाँ पर हम देखते हैं सेंटेंस जो है हूँ से चालू हो रहा है, तो इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ये हूँ जो है ये हो जाता है बाई होम, तो इसको हमको बाई होम करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये कौन से टेंस में है, तो ये पास्ट सिंपल में है, यानी ये क्या है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट सिंपल में है। तो इसके साथ लग जाता है वाज या फिर वर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाई होम हो गया। उसके बाद यू है, तो यू के साथ क्या लगता है, वाज या वर, तो यू के साथ पास्ट में लग जाता है वर, तो बाई होम वर यू। और वर्ब का थर्ड फॉर्म आस्क्ड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आपको याद रखना है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो बाई होम वर यू आस्क्ड, उसके बाद सेम टू सेम टू ड्राफ्ट दिस लेटर। इस तरह से ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्यों गलत हो जाएगा, यहाँ पर बाई हु कर दिया है, ठीक है। तो एक तो बाई हु कर दिया है और उसके बाद ये आर आस्क्ड, यानी इसको पास्ट में भी नहीं बदला है, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। फिर सेकंड है यू आस्क्ड हुम, ये तो पूरा सेंटेंस ही इसका गलत बना दिया है। फिर सेकंड है हु ड्राफ्टेड दिस लेटर बाय यू, ये भी सेंटेंस ठीक नहीं है, बाय हुम यहाँ पर लगाया नहीं है और सेंटेंस भी यहाँ पर गलत है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ही टीचेस अस ग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ही टीचेस अस ग्रामर, तो ये जो है ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल का जब हम पैसिव बनाते हैं तो इसमें इज़, एम और आर लगता है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट है अस, तो अस का हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो अस का हो जाएगा वी, ठीक है। और वी के साथ क्या लगता है, तो वी के साथ आर लगता है,
तो वी आर, उसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट। वी आर टाट, क्या पढ़ाया गया, ग्रामर। तो वी आर टाट ग्रामर बाई, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, वी आर टाट ग्रामर बाई हिम, यानी उनके द्वारा हमें ग्रामर पढ़ाया गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वाज लगा दिया है और यहाँ पर ग्रामर को जो है ये ऑब्जेक्ट बना दिया है, सब्जेक्ट बना दिया है, जबकि यहाँ पर अस को बनाना है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर वर टीच्ड दे दिया है। ठीक है, जबकि टीच का थर्ड फॉर्म टाट होता है, टीच्ड नहीं होता, इसलिए ये गलत है। ग्रामर यहाँ पर विल भी लगा दिया है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं आई सा हिम लिविंग द रूम। इसका भी हमको पेसिव बनाना है। यहाँ पर हम देखते हैं पास्ट टेंस आ गया है। ठीक है, ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल का जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, वाज या वर में चेंज करेंगे। सबसे पहले तो वाज या वर लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर हिम है, तो हिम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हिम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का हो जाएगा ही। ठीक है, तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा, वाज या वर, तो ही के साथ लगता है वाज, तो ही वाज। उसके बाद यहाँ पर वर्ब कौन सा है, तो सा है। ठीक है, तो सा का थर्ड फॉर्म होता है सीन, तो ही वाज सीन, और ही वाज सीन केवल बी में ही है ना, यहाँ पर बीन लग गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ये ही वाज लिविंग हो गया है, जबकि यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है वो क्या है, वो है सा, तो सा का सीन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, और ये तो वैसे भी स्ट्रक्चर ही इसका गलत है। तो ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाई मी, आई का हो जाएगा बाई मी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, अब इधर का जो है वोकैब वाला है। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, यानी यहाँ पर सेंटेंस दिया है उससे हमको सिनोनिम चूज करना है, और ये दिया है प्रैग्मेटिक। तो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक या फिर यथार्थवादी, तो ये हो जाएगा व्यवहारिक, प्रैग्मेटिक। ठीक है, ऑप्शन ए में है रिसेंट। रिसेंट का मतलब होता है अभी अभी या फिर हाल ही में। ठीक है, और उसके बाद है फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल का मतलब दार्शनिक। उसके बाद है आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक का मतलब आदर्शवादी, आदर्शवादी। और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक। ठीक है, तो सिनोनिम पूछा है, तो प्रैग्मेटिक का क्या हो जाएगा, प्रैग्मेटिक का हो जाएगा प्रैक्टिकल, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वैंक्विश, और वैंक्विश का मतलब होता है हराना या जीतना, तो हराना या फिर जीतना। ऑप्शन ए में दिया है लिबरेट, और लिबरेट का मतलब होता है मुक्त करना, मुक्त करना। ऑप्शन बी में है सरेंडर। सरेंडर का मतलब आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण। फिर है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब हो जाएगा जीतना या फिर विजय। ठीक है, तो कॉन्कर यानी जीत या विजय। और रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। तो इस तरह से हम देखते हैं वैंक्विश का मतलब हराना या फिर जीतना है, और जीतना का सिनोनिम क्या हो गया, जीत या विजय यानी कॉन्कर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम। अब यहाँ पर विलोम शब्द बताना है फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी। ब्राइट। ब्राइट का मतलब सबको पता है चमकीला। सैडी। सैडी का मतलब छायादार, शेड मतलब छाया होता है। फिर है सॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब घुलनशील। और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपारदर्शी का क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। तो ओपेक का ट्रांसपेरेंट अपोजिट है। नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट, और डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसहारा, निर्धन या गरीब। ऑप्शन ए में दिया है नॉर्मल।
नॉर्मल का मतलब सामान्य। रिच, रिच का मतलब अमीर। रेपुटेड, रेपुटेड का मतलब प्रतिष्ठित। और हेल्दी, हेल्दी का मतलब स्वस्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्धन या गरीब। तो इसका हो जाएगा रिच या अमीर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका अपोजिट है। नेक्स्ट है प्रोहाइबिशन। प्रोहाइबिशन का मतलब होता है रोक, पाबंदी, या फिर सबसे बेस्ट जो शब्द होता है वो है हिंदी में निषेध। तो ऑप्शन ए में दिया है अलावेंस। अलावेंस का मतलब अनुमति देना। अनुमति या फिर अलावेंस को भत्ता भी बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी में है परमिशन। परमिशन का मतलब है ये भी अनुमति है। और रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का मतलब प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध। और इनहाइबिशन, इनहाइबिशन का मतलब रोक होता है या फिर संकोच होता है। ठीक है, तो इसको जो है व्यापम ने विलोपित कर दिया है इस प्रश्न को। क्यों विलोपित कर दिया है? क्योंकि यहाँ पर हमको अपोजिट बताना है रोक का। ठीक है, तो रोक का अपोजिट एक तो अनुमति देना, अलावेंस भी हो जाएगा, और दूसरा परमिशन, ये भी हो जाएगा। तो दो दो आंसर इसका आ रहा है, इसलिए इसको विलोपित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्राइट एडवर्ब। यहाँ पर एडवर्ब डालना है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। सी वॉच्ड द चिल्ड्रन, यानी उसने बच्चे को देखा। ब्लैंक एज दे प्लेड इन द पार्क, तो यहाँ पर कौन सा एडवर्ब लगेगा वो हमको बताना है। केयरफुल, तो यहाँ पर हम देखते हैं केयरफुल, ये जो है ये केयरफुल ये वर्ब है। ठीक है, और हमको बताना है एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब में अक्सर जो है लास्ट में एल वाई रहता है। ठीक है, तो केयरफुल ना होके ये क्या होना चाहिए था, केयरफुली होना चाहिए था। तो इसलिए ये एडवर्ब नहीं है। उसके बाद है क्लोजली, तो क्लोजली का मतलब ध्यान से, ध्यान से या पास से। ठीक है, तो ये एडवर्ब है क्योंकि एल वाई इसमें लगा है। तो सी वॉच्ड द चिल्ड्रन, उसने बच्चे को देखा क्लोजली, यानी पास से देखा या फिर ध्यान से देखा। एज दे प्लेड इन द पार्क, तो उन्होंने बच्चों को बहुत ध्यान से देखा पार्क में खेलते हुए। केयर, तो केयर भी क्या है, ये एडवर्ब नहीं है। क्लोजर, क्लोजर भी एडवर्ब नहीं है, बल्कि ये तो कंपैरेटिव डिग्री है। ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। और केयर जो है ये फिर नाउन है या फिर वर्ब है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि यही जो है एडवर्ब है। नेक्स्ट हम देखते हैं माई सिस्टर वोर अ ब्लैंक डिजाइंड ड्रेस। यहाँ पर भी हमको क्या है, एडवर्ब ही डालना है। ऑप्शन ए में दिया है ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली मतलब सुंदर तरीके से, सुंदर तरीके से, और इसमें एल वाई लगा है, इसका मतलब ये जो है एडवर्ब भी है। ठीक है, आगे है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में एल वाई नहीं लगा है, तो ये एडवर्ब नहीं है। फिर यह है ब्यूटीफुलियर। अब ब्यूटीफुलियर ये तो कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, ब्यूटीफुलियर, और ये गलत भी है। ये इस तरह से ब्यूटीफुलियर होता ही नहीं है, मोर ब्यूटीफुल होता है। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री भी नहीं है, लेकिन ई आर की दृष्टि से देखें तो ये कंपैरेटिव डिग्री लग रहा है। और नेक्स्ट है ब्यूटी, तो ब्यूटी तो नाउन है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें देख रहे हैं तो ऑप्शन ए में ही ब्यूटीफुल में एल वाई लगा है, जो कि एडवर्ब की पहचान है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। माई सिस्टर वोर अ ब्यूटीफुली डिजाइंड ड्रेस, यानी बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया ड्रेस मेरी सिस्टर पहनी है। नेक्स्ट है आई रिमेंबर द हाउस। फिर यहाँ पर ब्लैंक आई वाज बोर्न, तो यहाँ पर क्या आएगा वो हमको बताना है। आई रिमेंबर यानी मुझको याद आता है, द हाउस वो घर जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मुझको वो घर याद है जहाँ मैं पैदा हुआ था, यानी प्लेस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी वेयर। तो आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वाज बॉर्न। ऑप्शन ए में दैट दिया है। दैट ये वस्तु के लिए उपयोग होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। और यहाँ पर है हियर, हियर तो स्थान सूचक है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, वेयर,
वेयर का मतलब जहाँ के संदर्भ में होता है, ठीक है। तो मुझे वो घर याद है जहाँ मैं पैदा हुआ था, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। और देयर का मतलब होता है वहाँ। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, चूज द राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज करना है। फेमिनाइन जेंडर ऑफ ड्यूक, तो ड्यूक बोला जाता है शासक को, ठीक है। तो इसका फेमिनाइन शब्द चूज करना है। ऑप्शन ए में दिया है इम्प्रेस, तो इम्प्रेस जो है ये इम्परर, ठीक है, यहाँ पर सिंगल आर है। इम्परर का मतलब होता है सम्राट, तो ये इसका फेमिनाइन है, सम्राट का फेमिनाइन, इम्परर का इम्प्रेस। फिर ये दिया है डचेस, ठीक है, तो डचेस यही जो है ये ड्यूक का फेमिनाइन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर हम देखते हैं प्रिंस या प्रिंसेस, तो प्रिंसेस जो है ये प्रिंस का, प्रिंस मतलब राजकुमार, तो ये इसका फेमिनाइन है। फिर है मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस जो है ये मास्टर का फेमिनाइन है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमिनाइन जेंडर ऑफ मॉन्क, ये भी रिपीटेड है। मॉन्क हम पढ़ चुके हैं किसी वीडियो में। मॉन्क का मतलब होता है बौद्ध भिक्षु या फिर साधु, ठीक है, या फिर मठवासी भी बोल सकते हैं। तो इसका फेमिनाइन हम देखते हैं, ये पहला ऑप्शन में है क्वीन, क्वीन किसका फेमिनाइन है, तो ये किंग का फेमिनाइन है, यानी राजा की रानी। फिर है कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट ये अर्ल या फिर काउंट, इसका फेमिनाइन है, काउंट का फेमिनाइन काउंटेस। फिर नेक्स्ट है नन, ये नन जो है यही मॉन्क का फेमिनाइन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नन मतलब सन्यासिनी या फिर जो फीमेल मठवासी है वो। और लेडी, लेडी का मतलब स्त्री है, तो लेडी किसका है, ये लॉर्ड का है, लॉर्ड का फेमिनाइन है लेडी। तो ये चारों आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, ये है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने वाला है। ये भी सेंटेंस दिया है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, आर यू कमिंग होम विथ मी, यानी क्या तुम मेरे साथ घर आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आर से चालू हो रहा है, इसका मतलब ये यस नो वाला प्रश्नवाचक है, ठीक है। तो इसमें यस नो वाला रहता है, तो या तो इफ लगता है या फिर वेदर लगता है, ठीक है। और ये आस्क्ड तो है ही पहले से, तो आस्क्ड को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सेड टू रहता तो हम इसको आस्क्ड में बदल लेते, तो आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा। तो ही आस्क्ड मी, उसके बाद हो जाएगा वेदर, वेदर या फिर इफ़, ठीक है। तो इन दोनों में वेदर या इफ़ है, और इसमें है ऑप्शन डी में, सी में नहीं है, इसलिए इसको हम पहले ही काट देते हैं। उसके बाद है ये आर यू कमिंग, इसका मतलब ये कौन सा है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक स्टेप आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी, उसके बाद इफ़ या वेदर, और फिर इंट्रोगेटिव को हम सिंपल में बदल देंगे, तो यू का हो जाएगा आई, और आई के साथ लगता है वाज, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, वाज या फिर वर, तो आई के साथ क्या लगता है, वर लगता है, आई के साथ वाज लगता है, तो ये हो जाएगा आई के साथ वाज, फिर कमिंग होम विथ हिम, ठीक है, मी का हिम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ही इज़ कमिंग लगा दिया है, यानी प्रेजेंट ही डाल दिया है, जबकि प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी एम कमिंग है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है। बाकी चीज़ आपको आए या ना आए, आपको इसमें चेंज नहीं करना है, बल्कि आपको इसमें पहचानना है, ठीक है। तो आप मुख्य जो चीज़ें रहती है उसको आप जान लीजिए। यस नो वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब इफ़ या वेदर लगेगा, तो जिसमें इफ़ वेदर नहीं है उसको आप पहले ही काट दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेड टू रहता है, तो उसको आस्क्ड में बदलते हैं, तो आस्क्ड किस में है उसको देख लीजिए, ठीक है। फिर आप टेंस में जाइए, तो टेंस में एक स्टेप आगे चला जाता है, प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसका पास्ट कंटिन्यूअस देख लीजिए। इतने में ही ये क्वेश्चन बन जाएगा। पास्ट केवल बी में है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये तीनों को आप हटा दीजिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप इन सारे प्रश्न को ऐसे ही कर सकते हैं। आपको पूरा पूरा बनाना नहीं है, आपको केवल पहचानना है। यहाँ पर द टीचर सेड, अब द टीचर सेड है,
बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। अब ये कौन सा सेंटेंस है? तो बी क्वाइट है ना, जहाँ पर भी वर्ब शुरू में आ जाए इसका मतलब ये कौन सा रहता है? तो ये रहता है इम्परेटिव, यानी आज्ञावाचक रहता है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आज्ञावाचक। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें टीचर सेट को सेट रहने देंगे। ठीक है, आस्क्ड वगैरह में या फिर कब बदलते हैं, आस्क्ड में या ऑर्डर्ड में या और किसी में, जब यहाँ पर मी वगैरह रहता है। ठीक है, सेट के बाद अगर कुछ नहीं है तो उसको हम सेम टू सेम रखेंगे इसको। ठीक है, बी क्वाइट एंड लिसन टू। तो यहाँ पर सेट को बदलना भी है। ठीक है, सेट को कैसे बदलना है, इसके हिसाब से यहाँ पर क्या बोला गया है, कौन सा भाव आ रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट आ रहा है तो इसको रिक्वेस्टेड कर देंगे, या फिर और कुछ भाव आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है तो ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, बी क्वाइट एंड लिसन टू मी, कि शांत रहिए और मुझे सुनिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिक्वेस्ट वाला है। तो रिक्वेस्ट को बोलते हैं अर्ज, यानी अर्ज मतलब विनती। ठीक है, तो यहीं से ये क्वेश्चन पकड़ में आ गया। यहाँ पर सेट टू को काट देंगे, ये सेट टू है। ठीक है, इसमें तो द टीचर के बाद से सेट को गायब ही कर दिया है, तो इसलिए ये गलत है। तो आप केवल इसी को पहचान जाते इम्परेटिव को, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता। तो द टीचर अर्ज्ड देम, यानी टीचर ने उनसे अर्ज किया, विनती की, और उसके बाद इम्परेटिव में क्या करते हैं, टू बी लगा देते हैं, टू लगाते हैं। ठीक है, बी नहीं लगाते, बी तो पहले से ही है, टू लगाते हैं, फिर बाकी को सेम टू सेम लिख देते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको इसके हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज करते हैं इसको। तो इसको आपने पढ़ा होगा नरेशन, तो इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो आपको केवल पहचानना आना चाहिए, यहाँ पे टू आ गया है और बाकी चीज़ें सेम है, और मी को जो है हिम में बदल दिया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से आपको एलिमिनेट कर करके बनाना है। ठीक है, आपको कॉपी पेन लेके बनाने नहीं बैठना है, वहाँ पर एलिमिनेट करिए तो आप वो बनते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पर हमको वॉइस बताना है, पैसिव वॉइस। द कमिटी इलेक्टेड हिम कैप्टन। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का हो जाएगा ही। ठीक है, और ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बाय द कमेटी। उसके बाद हम जो वर्ब है उसको यानी टेंस को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सब्जेक्ट के बाद सीधा सीधा सा वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया है। इसका मतलब ये कौन सा है, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं यहाँ पर, वाज या वर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहता ही है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ही इज लगा है यहाँ पर हैज़ बीन आ गया है, तो इसको हम काट देंगे क्योंकि हमको देखना है अब यहाँ पे वाज या वर। और ही के साथ क्या आता है, तो ही के साथ आता है वाज। ठीक है, तो हमको ही के बाद वाज देखना है। यहाँ पर इज आ गया है तो इसको काटिए। यहाँ पर द कैप्टन वाज दे दिया है। ठीक है, जबकि हमको क्या करना है, ही ढूंढना है, तो कैप्टन के साथ वाज लग गया, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर है ही के साथ वाज। तो बस आगे हमको नहीं देखना है, इतना से ही हमारा क्वेश्चन बन गया। ही वाज इलेक्टेड कैप्टन बाय द कमिटी। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप, यानी प्रिंसिपल ने उसको स्कॉलरशिप ग्रांट किया। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ ग्रांटेड क्या है, तो ये वर्ब है, और हिम जो है ऑब्जेक्ट है। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, यानी हिम जो है ये ही हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी द प्रिंसिपल जो है ये बाई लग के यहाँ पर द प्रिंसिपल हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंज हो जाता है। इसके बाद हम टेंस को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो ये हैज़ या फिर हैव के बाद बीन लग जाता है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहता ही है। ठीक है, तो इसमें हमको हैव या हैज़ के बाद बीन देखना है। तो हमारा सब्जेक्ट ही हो गया, और ही के साथ क्या लगता है,
तो ही के साथ हैज़ लगता है, तो ही हैज़ बीन देखना है इसमें अब हमको। ठीक है, तो ये तो स्कॉलरशिप से चालू हो रहा है इसलिए गलत है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट ही उसने गलत चूज़ कर लिया। यहाँ पर है ही हैज़ बीन। ठीक है, तो सब्जेक्ट भी सही है और हैज़ बीन भी यहाँ पर आया है, और ग्रांट का थर्ड फॉर्म ग्रांटेड है, स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में इज़ लगा दिया है इसलिए ये गलत है, और ऑप्शन सी में भी इज़ लगा दिया है, ऑप्शन ए में भी इज़ लगा दिया है इसलिए ये भी गलत है, और यहाँ भी इज़ लगा दिया है। हमको यहाँ पर टेंस को पहचानना था, और टेंस के हिसाब से सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर इच फॉलोइंग एक्सप्रेशन चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। अ पर्सन हु हैज़ एन इंटेंस अर्ज टू स्टील, इसका मतलब है, स्टील का मतलब चोरी करना। ठीक है, तो एक पर्सन जिसका इंटेंस चोरी का रहता है, यानी चोरी करने की उसकी तीव्र इच्छा होती है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है बिब्लियोमेनियाक। मेनिया का मतलब बीमारी। ठीक है, तो बिब्लियोमेनिया इसका मतलब किताबों, है ना, बिब्लियो मतलब किताब, तो किताबों का पागलपन। ठीक है, उसके बाद है क्लेप्टोमेनियाक। क्लेप्टोमेनियाक का मतलब चोरी करने की मानसिक बीमारी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी चोरी करने की तीव्र इच्छा होती है तो उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनियाक। ठीक है, तो ये है चोरी की बीमारी, चोरी की बीमारी। क्लेप्टो याद रखना, क्लेप्टो यानी चोरी। ठीक है, उसके बाद है मेगालोमेनियाक। मेगालोमेनियाक मतलब जिसे अपनी शक्ति या फिर सत्ता बढ़ाने का जुनून हो। ठीक है, तो ये शक्ति या सत्ता बढ़ाने का जुनून उससे संबंधित है। नेक्स्ट है ईगोमेनियाक। ईगोमेनियाक मतलब अहंकारी, तो जिसमें बहुत ज़्यादा अहंकार होता है। तो याद रखिए चोरी करने की इच्छा क्या है? क्लेप्टोमेनियाक। और ये बिब्लियोमेनियाक भी पूछा जाता है। एक और इसमें पूछा जाता है, जो किताब प्रेमी रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो बिब्लियोफिल कहा जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, यानी जिससे करेक्ट नहीं किया जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं करा चुका हूँ। ठीक है, किसी न किसी में आया हुआ है। तो जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता उसको कहा जाता है इनकरिजिबल। ठीक है, जिसे सुधारा ना जा सके, तो ये इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर है इनविंटेबल, इसका क्या मतलब है? इनएविटेबल इसका मतलब है जिसे टाला ना जा सके, टाला ना जा सके, यानी अटलनीय कह सकते हैं इसको। और ऑप्शन सी में है इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब जो बहुत आवश्यक हो, तो ये होता है बहुत आवश्यक। और ऑप्शन ए में है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब गलत होता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे, हम नेक्स्ट देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेसेस, यानी यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्ति के बेस्ट अर्थ हमको बताना है। और यहाँ पर दिया हुआ है टू वॉश डर्टी लाइनन इन पब्लिक, इसका मतलब होता है कि घर के निजी झगड़ों को दूसरों के सामने लाना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, टू डिस्कस प्राइवेट प्रॉब्लम्स पब्लिकली, यानी जो हमारी प्राइवेट प्रॉब्लम है उसको पब्लिकली कर देना। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। ऑप्शन बी में है टू वॉश डर्टी क्लॉथ, यानी गंदे कपड़े धोना, तो ये नहीं है। या टू डू यूजलेस थिंग, यूजलेस थिंग करना, ये भी नहीं है। वॉश क्लॉथ इन पब्लिक, ये भी नहीं है। ये उसके शब्द सा मीनिंग है ना, इसका मतलब है प्राइवेट झगड़ों को पब्लिक करना, तो ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है टू फाइट टूथ एंड नेल, ये रिपीटेड है, इसको भी हम कर चुके हैं। टू फाइट टूथ एंड नेल इसका मतलब है कि आपकी पूरी शक्ति झोंक देना। ठीक है, पूरा ताकत के साथ या पूरी शक्ति के साथ लड़ाई करना। ऑप्शन ए में है टू फाइट अ लूजिंग बैटल, तो यानी हारी हुई लड़ाई लड़ना, तो ये तो नहीं है। टू फाइट हेरोइकली, तो इसका मतलब है हीरो की तरह लड़ना, यानी वीरता से लड़ना, तो ये भी नहीं है। और ऑप्शन सी है टू मेक एवरी पॉसिबल इफोर्ट टू विन, यानी जीतने के लिए अपनी
सारा इफोर्ट, सारी शक्ति लगा देना। तो यही इसका बेस्ट मीनिंग है, टू फाइट टूथ एंड नेल, यानी पूरी जी जान लगाकर लड़ना। और लास्ट है टू फाइट क्वार्डली, क्वार्डली मतलब कायरता से लड़ना, तो ये भी नहीं है। फिर नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में दिया है उसका अपोजिट यानी विलोम शब्द हमको बताना है। और यहाँ पर दिया हुआ है डिप्सोमेनियाक, और डिप्सोमेनियाक का मतलब होता है शराबी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए दिया है एल्कोहलिक। एल्कोहलिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी शराबी होता है। हमको बताना है अपोजिट। ऑप्शन बी में दिया है टीटो टेलर, और टीटो टेलर का मतलब है जो कभी शराब नहीं पीता। ठीक है, तो जो शराब नहीं पीता, तो इसका मतलब शराबी, और शराबी का उल्टा जो शराब नहीं पीता। तो ऑप्शन बी टीटो टेलर इसका अपोजिट है। सिक, सिक का मतलब होता है बीमार, और लुनैटिक, लुनैटिक का मतलब है पागल। तो ये सारे शब्द भी आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है डिनाउंस, और डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना या फिर त्यागना। और ऑप्शन ए में है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना। बी में है एक्यूज, एक्यूज का मतलब दोष लगाना, तो ये हो गया दोष लगाना। सी में है कंडेम, कंडेम का मतलब निंदा करना। ठीक है, तो यहाँ पर निंदा करना है और ये भी निंदा करना, तो ये दोनों तो समानार्थी हो गए, सिमिलर हो गए। फेथ, फेथ का मतलब होता है विश्वास। तो यहाँ पर हम देखते हैं निंदा करना का विलोम क्या हो जाएगा, या फिर त्यागना का विलोम। ठीक है, तो त्यागना का विलोम हो जाएगा स्वीकार करना यानी एक्सेप्ट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो मीनिंग दो होते हैं डिनाउंस के, निंदा करना भी होता है और त्यागना भी होता है। ठीक है, तो त्यागना का अपोजिट यहाँ पर हो रहा है एक्सेप्ट करना। बाकी दोष लगाना, निंदा करना, ये जो है इसके निंदा के सिमिलर मीनिंग है। फिर अगला प्रश्न है द रेड क्रॉस गिव्स अ ब्लैंक टू द पीपल इन नीड। इसका मतलब है कि जो रेड क्रॉस है वो ज़रूरतमंद लोगों की क्या करता है, खाली स्थान करता है। ठीक है, तो पिक आउट द करेक्ट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन ए में है ए डे। ठीक है, तो इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। उसके बाद है ए ई डी, ये भी मानक इंग्लिश नहीं है। ऑप्शन सी है ए आई डी, और ए आई डी यानी एड, इसका मतलब होता है सहायता या मदद। तो यही इसका राइट आंसर है कि रेड क्रॉस गिव्स एड टू पीपल इन नीड, यानी रेड क्रॉस ज़रूरतमंद लोगों की सहायता प्रदान करता है, ज़रूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट है माई ब्रदर एंड आई, यानी मेरा भाई और मैं, बोरो वन एनदर्स क्लॉथ, यानी एक दूसरे के कपड़े उधार लेते हैं। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, तो मैं और मेरा भाई एक दूसरे के कपड़े उधार लेते हैं। ठीक है, इंडिकेट द क्लास ऑफ द अंडरलाइन प्रोनाउन, यानी ये जो अंडरलाइन प्रोनाउन है वन एनदर्स, ये इसके क्लास हमको पहचानना है, यानी प्रकार जो है पहचानना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? तो जो स्वयं है ना, रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें आएगा माई सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ। ठीक है, जिसमें सेल्फ सेल्फ लगा रहता है वो वाले आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या आता है? पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध वाला। ठीक है, संबंध। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, ईच अदर, EACH, ईच अदर, वन एन अदर। ठीक है, तो ईच अदर, वन एन अदर, ये क्या है? पारस्परिक संबंध वाला है, यानी एक दूसरे, ठीक है, से संबंधित। तो यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है, मैं और मेरा भाई हम क्या करते हैं? एक दूसरे के कपड़े उधार लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ऑप्शन सी है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? जो निश्चित ना हो, अनिश्चित हो। ठीक है, यानी अनिश्चयवाचक प्रोनाउन है, ये सर्वनाम है। इसमें क्या आ जाता है? तो इसमें समवन, मेनी, इस तरह के जो वर्ड है वो इनडेफिनिट में आ जाता है। और डी है डिमॉन्स्ट्रेटिव।
तो डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। तो ये होता है संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें आता है दिस, दैट, दोज, इस तरह के शब्द आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं द रामबर्ट डांस कंपनी won the country's largest art prize, the Prudential Award. Which of the following best expresses the above sentence in passive form? इसका हमको पेसिव बनाना है। यहाँ पर हम सेंटेंस को देखते हैं तो ये पूरा सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर है द रामबर्ट डांस कंपनी, यानी रामबर्ट डांस कंपनी, ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। वॉन ये वर्ब हो गया, ठीक है। द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइज द प्रूडेंशियल अवार्ड, और ये क्या हो गए इसके, द प्रूडेंशियल अवार्ड, लार्जेस्ट प्रूडेंशियल अवार्ड, ये इसके ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये रामबर्ट डांस कंपनी ये सब्जेक्ट हो गया, वन वर्ब हो गए, और ये पूरा जो है ये इसके ऑब्जेक्ट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है। तो जब हम इसका पेसिव फॉर्म बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है वाज या वर में बदल जाता है, और पेसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहता ही है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म ये वाज या वर में बदल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेंस को ही इसका चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो टेंस में हमको वाज या वर ढूंढना है, और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से चालू हो जाएगा, द कंट्रीज लार्जेस्ट आर्ट प्राइज द प्रूडेंशियल अवार्ड, यहाँ से चालू हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं द प्रूडेंशियल अवार्ड, ये क्या है, ये सिंगुलर है, एक पुरस्कार है, ठीक है। तो एक पुरस्कार है तो इसके साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा कि वर लगेगा, तो जब कोई चीज़ एक रहता है तो उसके साथ वाज लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा द कंट्रीज लार्जेस्ट आर्ट्स प्राइज द प्रूडेंशियल अवार्ड वाज, तो हमको ढूंढना है द प्रूडेंशियल अवार्ड वाज, ये है प्रूडेंशियल अवार्ड हैज़ बीन, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर है द प्रूडेंशियल अवार्ड इज है तो भी गलत हो जाएगा। ये है द प्रूडेंशियल अवार्ड वाज, और वाज के बाद थर्ड फॉर्म है विन का वॉन, ठीक है। तो ये सही है। अगला भी देख लेते हैं हम, यहाँ पर अवार्ड के बाद, प्रूडेंशियल अवार्ड के बाद हैड वॉन दे दिया है, तो इसलिए ये भी गलत है, हमको ढूंढना था वाज, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द कंट्रीज लार्जेस्ट आर्ट प्राइज द प्रूडेंशियल अवार्ड वाज वॉन बाय द रामबर्ट डांस कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है द से चालू होकर के अवार्ड तक, तो इसको यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया है, द से लेकर के ये अवार्ड तक, उसके बाद टेंस को बदला गया है, वाज लगाया गया है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये, और उसके बाद फिर ये जो सब्जेक्ट था द रामबर्ट डांस कंपनी, इस रामबर्ट डांस कंपनी को बाई लगा के यहाँ पर लगाया गया है। तो आपको इतना सारा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस टेंस वगैरह को पहचानना आपको आना चाहिए कि कौन सा टेंस जो है बदल के क्या हो जाता है, एक्टिव से पेसिव में भी और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी, ठीक है। तो टेंस बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, वो आपको पहचानना नहीं आएगा तो ये बनेगा नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉम वांटेड टू बाई द लेदर जैकेट, यानी टॉम जो है लेदर जैकेट यानी चमड़े का जैकेट खरीदना चाहता था। फिर यहाँ पर ब्लैंक है, हिज एम्प्टी वॉलेट परसुएटेड हिम नॉट टू, और इसका मतलब हो जाएगा उसके खाली बटुए ने उसे रोक दिया, यानी उसका जो एम्प्टी वॉलेट है बटुआ, उसने उसको परसुएट कर दिया या फिर रोक दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है। ऑप्शन ए में है अर्लियर, अर्लियर का मतलब होता है समय से पहले के लिए, ठीक है। अर्लियर का मतलब समय से पहले के लिए। आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड ये होता है समय के बाद, समय के बाद के लिए आफ्टरवर्ड यूज़ करते हैं। और मोरओवर, मोरओवर का मतलब अतिरिक्त जानकारी, तो जहाँ पर अतिरिक्त जानकारी जोड़ना रहता है तब इसका यूज़ करते हैं। और ये होता है हावेवर, तो हावेवर कब यूज़ करते हैं, जब दो विपरीत बातों को जोड़ना रहता है, तो हावेवर का मतलब होता है किंतु या फिर मगर या परंतु, ठीक है।
तो बट का मतलब भी किंतु परंतु होता है। तो हावेवर का मतलब क्या होता है, किंतु या परंतु, और इसका यूज़ कब करते हैं, तो विपरीत बातों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो विपरीत बातें हो रही है। टॉम जो है लेदर जैकेट खरीदना चाह रहा है एक, और दूसरी उसके पर्स, उसका जो खाली पर्स है वो उसको रोक रहा है। ठीक है, तो खरीदना भी चाह रहा है और वो रोक भी रहा है, तो दो विपरीत बातें हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ एवर। ठीक है, तो टॉम लेदर जैकेट खरीदना चाहता था किंतु उसके एम्प्टी वॉलेट ने उसे रोका। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है द इडियम टू हैंग अप वंस हैट मीन्स, यानी यहाँ पर इडियम है टू हैंग अप वंस हैट, और इसका मतलब होता है स्थायी रूप से बस जाना। टू हैंग अप वंस हैट का मतलब क्या है, स्थायी रूप से बसना, यानी बस जाना। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पर है, टू मेक वन सेल्फ कंफर्टेबल इन अनदर्स पर्सन होम, यानी किसी और के घर में कंफर्टेबल रूप से रहना। और ऑप्शन बी में है टू हैव रिस्पेक्ट फॉर समवन, तो किसी का रिस्पेक्ट करना तो नहीं है, ऑप्शन ए इसका हो सकता है। बाकी चीज़ को भी देख लेते हैं। टू कीप अ थिंग सीक्रेट, यानी चीज़ों को सीक्रेट रखना, तो ये भी नहीं है। टॉक नॉनसेंस, या नॉनसेंस बात करना, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हैंग अप वंस हैट का मतलब है कि किसी के घर में स्थायी रूप से बस जाना। ठीक है, हैंग अप वंस हैट, हैंग अप यानी टांग देना, वंस हैट यानी किसी के टोपी को टांग देना। तो जब हम बाहर से थके हारे आते हैं तो क्या करते हैं, जो टोपी वगैरह पहने रहते हैं उसको ला के टांग देते हैं, लेकिन टांगते कहाँ हैं, जो हमारा घर रहता है, स्थायी घर रहता है, वहीं ला के टांगते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे आप समझिए, किसी और के घर में हम घूमने जाते हैं और वहाँ पर हम आराम से बैठते हैं, तो वहाँ पर अपना टोपी निकाल के खूंटी में नहीं टांगते हैं। हमको अपने घर में ही जब आराम करना रहता है तभी हम टोपी निकाल के खूंटी पर टांग देते हैं। ठीक है, तो हैंग अप वंस हैट का मतलब है स्थायी रूप से बसना या फिर स्थायी रूप से आराम करना। ठीक है, आराम करना। तो टू मेक वन सेल्फ कंफर्टेबल इन अनदर पर्सन्स होम। तो इस तरह से हमने आज लगभग 35-40 क्वेश्चन देखे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।